आंकड़ों बजट की भजनलाल सरकार ने विकास का खाका खींच दिया है। मिशन 25 को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट में भजनलाल सरकार ने मरुधरा के विकास का रोड मैप पेश किया, जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सौगातें दी हैं। मिशन 25 को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। भजनलाल ने सबसे बड़ी घोषणा करते हुए 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा कर दी। इसके लिए भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा। गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा। 100 रुपए तक मासिक प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 60 साल पर 2,000 रुपए पेंशन मिलेगा। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदला। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा नाम। जयपुर में मेट्रो का होगा विस्तार। सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक होगा मेट्रो का विस्तार। 5 लाख गौपालकों को कर्ज देगी सरकार। जयपुर के पास बनेगी हाईटेक सिटी। 5 लाख घरों में सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। रोडवेज में बुजुर्गों के लिए छूट 30% से बढ़ाकर कर दी गई है 50%। 50 युवाओं को ओलंपिक के लिए किया जाएगा ट्रेन किया जाएगा। वहीं पुलिस मोनेटाइजेशन के लिए 200 करोड़ का फंड की घोषणा है। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे में आप देखिए इस बजट को लेकर जो उम्मीदें की जा रही थी, प्रतिक्रियाएं तो अच्छी आ रही हैं। और मेरे सहयोगी शशि मोहन जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उनके साथ मेहमान मौजूद हैं। और शशि, जाहिर तौर पर इस बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस बजट को जो है 25 से भी जोड़कर देखा जा रहा है, मिशन 25 से जोड़कर भी। बिल्कुल खुशबू, मिशन 25 से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन केवल मिशन 25 ही एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। लेखानुदान साल 2024 में रखा जा रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले रखा जा रहा है, इसलिए हम इसको छोटे अवधि के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन कोई भी काम जब सरकारें करती हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से किया जाना चाहिए। हमारे साथ में कई मौजूद मेहमान इस पैनल में मौजूद हैं। मनीष जी जुड़ गए हैं। एमएसएमई सेक्टर कहें या इंडस्ट्री के लिए कहें, केवल सोलर तक इनको सीमित नहीं रख सकते। मनीष जी, इंडस्ट्री सेक्टर के नुमाइंदे के रूप में आप यहाँ पर बात रख रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए इस बजट में कितने बड़े प्रोविजन दिख रहे हैं और पिछली सरकार के कंपैरिजन की भी बात करेंगे आपके जवाब के बाद। देखिए, इंडस्ट्री के हिसाब से हमने पहले भी कहा है कि सरकार को एक पूर्ण रूप से योजना बनाने की आवश्यकता है, जिसमें कि आप इंडस्ट्री को उनकी आवश्यकता के हिसाब से एक क्लस्टर बेस एरिया लोकेट करके उनको आप कुछ सब्सिडाइज रेट पे ज़मीन दें, उनको कुछ आप इस तरह की रियायत दें जिससे कि आपकी प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री आकर्षित हो सके और दूसरे प्रदेश में जो इंडस्ट्री इतने बड़े पैमाने पे लग रही है हम अपने प्रदेश में उसको लेके आ सकें, और जिससे कि हमारे सोशियो इकोनॉमी में भी बदलाव होगा, बढ़त होगी और लोकल राजस्थान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। अब इसके लिए दूरगामी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ की कोई भी पॉलिसी कोई 1-2 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए नहीं बनाई जाती, ये कैबिनेट से पास होने वाली पॉलिसी है। ये इकोनॉमिक रिवाइवल जो टास्क बनाने की कमेटी बनाने की बात कही, इसको देखा जाए इस रूप में कि ये कुछ सुधार करेगी? काफ़ी हद तक कह सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो हमारे को कुछ जो उद्योग धंधे हैं, जो कुछ नई इंडस्ट्री है, जो अपकमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें स्पेशली हमारी सोलर की भी इंडस्ट्री है, उसको अगर हम अपने प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग में हम अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें एक प्रोडक्शन बेस लिंक इंसेंटिव स्कीम स्टेट में, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल, सोलर सेल और या उससे जुड़ी हुई इंसलरीज को हम लोग अपने प्रदेश में आकर्षित कर सकें। आगामी कुछ 3 या 4 सालों में, जहाँ तक हमारा अनुमान है, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। तो डेफिनेटली राजस्थान इसमें एक बहुत अग्रणी और बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि सोलर पैनल और जो इससे जुड़ी हुई इंसलरी हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पानी की इतनी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता होती नहीं है। तो उस लिहाज से भी देखें तो हमारे लिए बहुत मुफीद इंडस्ट्री है राजस्थान के लिहाज से। और इसमें अगर जैसे कि हम 1000 मेगावाट का अगर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं तो लगभग 500 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 1000 से ज़्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमारा प्रदेश के अंदर जनरेट होता है। इसको
किसी भी जगह लगा दें, लगाने के लिए सरकार तैयार करे तो सही रहेगा, या फिर जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो 3 नोड हैं, केबीएन है, जोधपुर वाला है और उदयपुर वाला नोड है, उनमें से ही किसी के आसपास जगह मिले तो ज़्यादा बेहतर संभावनाएं भविष्य के लिए हो सकती है? देखिए, इसमें क्या है कि हम पहले भी जैसे कि मैंने कहा है कि इसमें क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री अगर हम लगाने में प्रपोज करेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें सोलर पैनल या सोलर सेल की जो फैक्ट्री लगती है उनसे जुड़ी हुई इंसिलरी फैक्ट्रीज भी होती हैं। जैसे सोलर पैनल लगाते तो लगभग 15 तरह के डिफरेंट रॉ मटेरियल की हमें आवश्यकता होती है। इसी तरीके से सोलर सेल के साथ काफ़ी सारी केमिकल और उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें वो क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री का एक पूरा एरिया मिलता है तो वहीं पे सोलर पैनल की फैक्ट्री, वहीं पे सेल की फैक्ट्री, वहीं पे उनसे जुड़ी हुई रॉ मटेरियल की फैक्ट्री अगर लगती हैं तो हम बहुत तेजी से इस जो नई टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग मुहिम है राजस्थान उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये तो आगामी पूर्ण बजट में ही अपेक्षित हो सकता है, क्योंकि अभी के बजट में तो केवल जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसके अलावा कोई बहुत बड़ी घोषणा बिजली सेक्टर से तो जुड़ी हुई नहीं है। देखिए, अब आगामी पूर्ण बजट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर उसकी तैयारी अभी से करेंगे तो वो भी जून जुलाई में आने ही वाला है। तो अगर हम उसकी अभी से तैयारी करें, इंडस्ट्री के लोगों को बुला के उनसे उनका इनपुट लें कि वो क्या चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगले 2-3 महीने में उसका पूरा खाका बन सकता है और कैबिनेट से उसको पास भी करा सकते हैं। और जो सूर्योदय योजना है वो तो डेफिनेटली स्वागत योग्य है ही। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी है उससे डेफिनेटली राजस्थान को जितना भी उसमें 5 लाख 6 लाख घरों का जो कोटा मिलेगा तो डेफिनेटली उससे राजस्थान में लोगों को उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। राजस्थान के लोगों को बड़ा फायदा होने के आसार हैं। प्रियव्रत जी, आप अभी जुड़े हमारे साथ में, अब से पहले अपूर्वा जी आई, लेकिन मुख्य रूप से बीजेपी के नेताओं से, पैनल का भी और दर्शकों के भी कुछ जगह से सवाल हमने देखे। हमारे साथ ही बीकानेर, जोधपुर, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे। पेट्रोल डीजल पर वैट को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी इस पर ऑकवर्ड महसूस कर सकती है, लेकिन क्या कोई जवाब है? नहीं, देखिए, ऑकवर्ड महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। पहली बात तो सबसे पहले तो मैं हमारी यशस्वी वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी को शुभकामनाएं दूंगा कि इस आर्थिक आपदा के टाइम में, जो कि पिछली सरकार ने एक आर्थिक आपदा को राजस्थान में लाके खड़ा कर दिया, 5,80,000 करोड़ का कर्ज कर दिया, और इतने बड़े कर 37% ऑफ जीडीपी, पूरे भारत का 16% है, राजस्थान दूसरा नंबर पे है कर्ज के मामले में। तो इतना बड़ा कर्ज ला करके राजस्थान के ऊपर डाल दिया। ग्रोथ के मामले में भी दूसरे नंबर पे था, जीडीपी के बाद में। हाँ, लेकिन कर्ज के मामले में भी दूसरे नंबर पे लाके छोड़ दिया। और इतनी योजनाएं, मतलब एक तरीके से आर्थिक कुप्रबंधन कहेंगे, उसके बावजूद भी इन्होंने पिछली सरकार में जो 3,96,000 करोड़ का बजट था उसको 4,86,000 करोड़ रुपए का किया, और फिस्कल डेफिसिट को भी 4.6 से लेकर 3.9 पे लाने का लक्ष्य किया। तो हम लोग घबराते नहीं है किसी भी चीज़ से। जैसा उन्होंने दिया हमने स्वीकार किया, और उसको आपदा को अवसर में बदलने का हमने काम किया। इतनी घोषणाएं लेखानुदान के अंदर कर दी, उसके बावजूद भी आप बोलते हैं कि ये पेट्रोल और डीजल की जो बात है, तो वो उसके लिए कमेटी बनी हुई है, वो जल्दी डिस्चार्ज जाएगा। और हम अपने जो भी गारंटी दी है पेट्रोल डीजल पे जो हम बात करते हैं उसके लिए आज भी प्रतिबद्ध है, और वो बजट का जो नॉर्मल रेगुलर बजट आएगा उससे पहले पहले हम करके दिखाएंगे। आप हमारे सवाल से विचलित हो सकते हैं, इसमें कोई हमारे लिए भी बुरा मानने की बात नहीं है। आप कहिए कि हम अपेक्षा करना छोड़ दें या जनता अपेक्षा करना छोड़ दें? जनता की अपेक्षा पे, हर अपेक्षा पे खरा उतरेंगे। हमारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, 50 लाख सुझाव लिए थे परिवर्तन यात्रा के थ्रू, और 50 लाख सुझावों का जो संकलन किया उसका एक डिटेल मैनिफेस्टो बना, और उस पूरे मैनिफेस्टो के एक एक बिंदु को वित्तीय परिप्रेक्ष्य में हम बजट के माध्यम से धरातल पर उतारेंगे और जनता की अपेक्षा पर 100% 100% खरा उतरेंगे। आपकी नज़र में कोई 3 प्रमुख घोषणाएं, हालांकि 3 प्रमुख खामियों पर भी आऊंगा लेकिन उसके बाद में आऊंगा, पहले घोषणाएं पूछ। देखिए, सबसे पहले तो अभी 1,500 करोड़ रुपये सड़क के लिए इन्होंने दिया है अभी, और गरीबों को जो 450 ग्राम देते थे वो 600 ग्राम किया है, प्रति थाली को 17 रुपये से बढ़ा के 24 रुपये किया है। उसके अलावा अपन बात करें कि एग्रीकल्चर किसानों के लिए 2,000 रुपये अभी रिसेंटली बढ़ाई है भजन लाल जी ने। तो 3 के नहीं, अनेकों नहीं गिना सकता हूँ, 20 भी गिना सकता हूँ, लेकिन अपना बजट के बिंदु भी सारे आ गए हैं, आपके पास भी आ गए, जनता के पास भी आ गए, मेरे पास भी आ गए। तो इतनी लेखानुदान के अंदर इतनी मतलब प्रखरता से और मुखरता के साथ में इतनी घोषणाएं की है, जो कि एक दिखाता है कि 5 साल में हमारी सरकार का विजन क्या है। हमारा विजन एक ही है, हमारी पार्टी का विजन, हमारी पार्टी का मूल विचार कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ मिले। सरकार का दायित्व है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके अलावा जितनी भी सुविधाएं हैं वो पहुंचाना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, और प्रत्येक व्यक्ति तक 6 करोड़ लोगों तक ये लाभ मिले। और कैसे सुनिश्चित हो कि अंतिम व्यक्ति समाज के बराबर आकर के खड़ा और साथ चले, और व्यक्ति का निर्माण और व्यक्ति के निर्माण के साथ साथ समाज का निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में हम कैसे योगदान। वैसे 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक आपको लाभ पहुँचाना होगा, क्योंकि जनसंख्या के नए आंकड़े भी आने वाले हैं। लेकिन मनीषा जी,
क्या आपकी रसोई पर कोई फर्क पड़ता दिख रहा है इन घोषणाओं से? देखिए, सर्वप्रथम तो सुश्री दिया कुमारी जी ने जो ये वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है, मुझे लगता है जिस तरह से मैंने सुना, ये सारा बजट बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ पे इतने कम मतलब लेखानुदान बजट है, लेकिन यहाँ पे हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है। आम और ख़ास के लिए ये बजट है। और अगर महंगाई की करते तो अभी ये अंशकालीन बजट है, आगे आने वाले में हम पूरी उनसे आशा करते हैं कि यहाँ पे महंगाई के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये बजट बहुत ही शानदार है, हर वर्ग के लिए किया गया। जहाँ पे मैं एक आपकी रसोई पे कितना फर्क पड़ा के रूप में यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जब महिलाओं के लिए यहाँ पे लखपति दीदी जो योजना है वो बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि मैं खुद वहाँ महिलाओं पे काम करती हूँ, उनको लखपति बनाया। ऑलरेडी 1 करोड़ महिलाओं को बना चुके हैं, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा। राजस्थान में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बना, राजस्थान के लिए नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रही थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो बालिकाओं के लिए जो सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो बात की गई है, बहुत ही अच्छा प्रावधान मुझे लगे। और यहाँ पे साथ साथ जो आंगनबाड़ी और इनकी स्थिति को सुधार करने के लिए किया है, वो बहुत अच्छे प्रावधान है। और बुज़ुर्गों के लिए जो इन्होंने किया है, जो किराए पे 50% का जो रियायत दी है, वो भी बहुत ही अच्छी है। बाकी आगे अभी तो हम और पूर्णकालिक बजट का हम वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि उनसे आशा करते हैं कि और ही खास बजट हो। तो पूर्ण बजट में और उम्मीदें होंगी। लेकिन प्रदीप जी, पेट्रोल डीजल पर जब बात आई, चाहे अपूर्वा जी से बात आई, पंकज जी से बात आई, प्रियव्रत जी से बात आई, तो सभी कह रहे हैं कि कमेटी बनी हुई है, क्यों ना जनता उस कमेटी का इंतजार कर ले, क्यों नहीं कांग्रेस उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर ले? शशि जी, बात ये नहीं है। बात ये है कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश में चुनाव से पूर्व ये कहा था कि वो ये रेटें गुजरात और जो अन्य प्रदेशों में जो भाजपा की रीति के अनुसार जो दरें हैं वो करी जाएंगी। तो सवाल ये, तब उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि ये किसी कमेटी को बनाया जाएगा या किया जाएगा। उन्होंने बिल्कुल सीधा संदेश देने का प्रयास किया था कि अगर भाजपा की सरकार प्रदेश में आई तो वे इस पर राहत देंगे। तो इससे वो मुकर गए हैं। इसलिए हमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्रधानमंत्री जो आश्वासन या जो हमको जो आश्वासन देते हैं उस पर वो खरे नहीं उतरते। हमारी की बात तो कह ही नहीं रहे ना, 5 साल हैं उनके पास में, तो पूरे 5 साल का जनाजा है ना। तो क्या हम 5 साल इंतजार करेंगे इस बात का, जबकि उन्होंने चुनाव पहले कहा था कि हम जो है अन्य राज्यों तरह यहाँ भी कम करेंगे? तो सवाल कितना देखिए, 5 साल तक इन्होंने तो कुछ किया नहीं, और अब ये बोलते हैं कि 2 महीने के अंदर अब सब कुछ कर दो। हम बोल रहे हैं कि रेगुलर बजट तक वेट करो, हम सब कुछ करके देंगे। जो हमने बोला है वो 100% मोदी जी की गारंटी का मतलब जो बोला है वो करेंगे। इनके युवराज की तरह नहीं है कि 1 से 10 तक गिनेंगे और कर्जा माफ और बाद में शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। ऐसा हमने कभी नहीं किया। जो बोला है, इनके युवराज को तो मौका ही कहाँ दिया केंद्र में? नहीं, युवराज को मौका तो उनके लखनऊ से नहीं मिला। हम क्या करें, जनता ने नकार दिया, हम क्या कर सकते हैं उसमें तो। लेकिन उनकी बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनके लीडर की तरह नहीं है कि ऐसा बोल देंगे 1 से 10 गिनेंगे, कर्जा माफ हो जाएगा और बाद में आएंगे भी नहीं। हमने जो बोला है, हमने बिल्कुल विरोध किया था पेट्रोल वेट के ऊपर, और हम उस पर आज भी बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने 5 साल क्यों नहीं किया, उसका एक रीजन है, सिस्टम होता है। उसमें हमने कमेटी बना दी और कमेटी रेगुलर बजट से पहले रिपोर्ट देगी और उस पर हम काम करेंगे। कर्ज माफी तो की गहलोत सरकार ने, जब आए तो उन्होंने बात की। सर कितनी की वो आपको भी पता है, सबको पता है। जो कर नहीं सकते उसके लिए हाँ बढ़ दी, जो आप कर ही नहीं सकते उसके लिए आपने हाँ बढ़ दी, तो वो तो गलत किया ना, झूठे बातें की ना सर पब्लिक के साथ। तो पब्लिक क्या समझती नहीं है क्या? बाड़े में सरकार चलाई आपने, फ्रस्ट्रेशन में सरकार चलाई, कुर्सी की लड़ाई के अंदर जनता को पीस दिया और एक कर्जे का पोटली ला करके प्रदेश के ऊपर थोप दी। आज प्रदेश की क्या हालत है आर्थिक, आपको पता है। आर्थिक प्रबंधन और आर्थिक कुप्रबंधन 2 चीज होते हैं। इन्होंने केवल और केवल 5 साल तक कुप्रबंधन किया, जिसको हमें प्रबंधन के थ्रू, लेकिन हमने उसको भी स्वीकार किया। इस बजट जो भी इन्होंने दिया हमें खजाना, उसको स्वीकार किया। हम इसको आपदा को अवसर में बदलेंगे। आर्थिक आपदा लाने का जो घोर पाप कांग्रेस ने किया, उससे हम निकाल करके कांग्रेस आर्थिक आपदा लेकर के आई। जैसा आपने कहा कुप्रबंधन की बात है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब सत्ता संभाली थी 2018 में, तो जीडीपी का जो साइज था वो 9 लाख करोड़ था। जब 2023 में आपको सरकार दी तो ये 23 लाख करोड़ हो गया था। इसलिए जीडीपी हम नंबर 1 थे पूरे इंडिया में, तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पर थे। इसलिए हमने 11% की ग्रोथ रेट डेवलप की थी। इसलिए आपने कहा ना कुप्रबंधन नहीं, प्रबंधन था। अब स्थिति आपकी है कि आप बताएं, क्योंकि प्रबंधन के इस कुप्रबंधन जिम्मेदार तो आप हैं। अब आप इनका तो कार्यकाल शुरू ही हुआ है। तो शुरू हुआ है, तो ये जो कह रहे हैं ना कुप्रबंधन था, कुप्रबंधन नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में हमने जीडीपी 11% तक की प्राप्त की थी। ये कुप्रबंधन सरकार के नीति नियंताओं का है, अधिकारियों का है, या पॉलिसी पैरालिसिस की बात जो अभी थोड़ी देर पहले कही जा रही थी वो देखिए सर, जो सत्ता पे काबिज होता है जिम्मेवारी उसी की होती है, उत्तरदायित्व भी उसी का होता है। बाकी आपकी टीम होती है,
आपके दिशा निर्देश पे काम करती है। मैं ये नहीं कहता कि किसी अधिकारी ने किया, किसी कर्मचारी ने किया, नहीं, वो सब आपको सपोर्ट करते हैं और वो पूरे दिल से काम करते हैं। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसा सिस्टम होगा वैसा वो काम करते हैं। तो इन्होंने केवल भ्रष्टाचार बन पाया और ये बात करते हैं 9 लाख करोड़ से 23 लाख तो आज भी नहीं है, 16 लाख करोड़ है जीडीपी। 25 लाख करोड़ का हमने 5 साल के अंदर लक्ष्य किया है, 25 लाख करोड़ रुपया हम 5 साल में करके जाएंगे। और प्लस आर्थिक जो केंद्र की नीतियां हैं, कहाँ जाएंगे मतलब करके दिखाएंगे, 5 साल में करके दिखाएंगे 5 साल के अंदर 25 लाख करोड़ रुपए करके दिखाएंगे। और प्लस केंद्र सरकार की जो नीतियां थी उसके कारण ये जीडीपी में ग्रोथ आई है। आज हमारी जो सेंटर की 343 स्कीम थी उसके कारण जो डेवलपमेंट हुआ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च हुआ, वो राजस्थान में भी खर्च हुआ, उसके कारण जीडीपी में ग्रोथ आई। राजस्थान सरकार के भरोसे कुछ नहीं हुआ, राजस्थान के भरोसे करती कुछ तो 20 लाख करोड़ के पार होते हम। फेडरल सिस्टम है, जिम्मेदारी सभी की बनती है, केंद्र की भी बनती है, राज्य की भी बनती है और उनको करना भी चाहिए था। हाँ बिल्कुल करना भी चाहिए था। हमारे साथ में मनीष जी, क्या इंडस्ट्री के लिहाज से कितना फ्रेंडली? मैं देखिए इसी बात पे आना चाहूँगा। मैं बात सुन रहा था साहब की, सभी लोगों की। देखिए इसमें प्रबंधन कुप्रबंधन आपके आंकड़े अपने अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि किसी भी स्टेट का या किसी इंडिविजुअल बिजनेसमैन का भी बिजनेस अच्छा चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है, आज के टाइम में सबसे मेन आपके पास क्राइटेरिया है नापने का, वो है उसका जीएसटी कलेक्शन। कि आपकी एक दुकान है या आपकी एक फैक्ट्री है कि आप जीएसटी कलेक्शन कितना कर रहे हैं, जीएसटी जमा कितना कर रहे हैं, उससे आपका पता चलता है कि आप बिजनेस कितना कर रहे हैं। जैसे से कोई पाइप बेचता है, कोई सरिया बेचता है और उसका 18% जीएसटी पे है और 1 महीने का अगर वो 1 लाख रुपए का जीएसटी जमा करा रहा है तो आप आइडिया ले सकते हैं उसने 18 लाख का माल बेचा, 20 लाख का माल बेचा। सेम इसी तरीके से हमारे जीएसटी के आंकड़े हर महीने आते हैं। तो सरकारें जो भी हैं पीछे की सभी के सामने मैं जीएसटी के आंकड़े ही आपके सामने रख देता हूँ। तो सितंबर 2023 के जीएसटी के आंकड़े देश के लगभग 1,62,000 करोड़ का पूरे देश का जीएसटी कलेक्शन था, पूरे देश का। और आप वो देख सकते हैं आपके सरकारी वेबसाइट पे सारा कुछ है। राजस्थान के तौर पे हम अगर हम बात करें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा भूभाग लेके बैठा है। आज देश की टॉप 5 आबादी में से सबसे ज़्यादा है। और अब भूभाग की बात करता हूँ तो भूभाग तो डेफिनेटली मेन है जिससे आप हर तरह के बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आपके पास माइंस हैं, मिनरल्स हैं, आपके पास सारी चीज़ें। लेकिन आप विश्वास करेंगे कि सितंबर 2023 का राजस्थान का जीडीपी में, देश की जीडीपी में जीएसटी कंट्रीब्यूशन क्या था? मात्र 3,815 करोड़ का, जो कि 2.5% भी नहीं हुआ। और हमसे बहुत आगे हमारे से बहुत छोटे राज्यों का जीएसटी कलेक्शन है। हरियाणा 8,000 करोड़, उड़ीसा जिस एक राज्य को आप कहते थे कि वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगाता, वहाँ कोई कुछ नहीं करता, उड़ीसा का जीएसटी कलेक्शन 4,800 करोड़। तमिलनाडु नंबर 1 है देश के अंदर, 25,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है तमिलनाडु को, और आप 3,815 करोड़। भौगोलिक परिस्थितियां भी तो निर्भर कर रही हैं। तमिलनाडु के तो दोनों तरफ समुद्र है, पोर्ट है, तो एक्सपोर्ट परिस्थितियां तो आपके लिए बहुत बेटर है इस समय। आज आप माइंस, मिनरल्स और सूरज की रोशनी से आप पूरे के पूरे वरदान मिला हुआ आपको। तमिलनाडु में तो वो है ही नहीं। सोलर को, या मैं नॉट सोलर कहूँगा, किसी भी तरह की इंडस्ट्री को आप कर सकते हैं सर। आपके जो चाहिए क्या वो चीज़, वो एक चाहिए आपको, सोच चाहिए, पॉलिसी चाहिए लॉन्ग टर्म की, जिससे कि आप अपने प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को आकर्षित कर सकें। और जब तक यहाँ पे बिजनेस नहीं बढ़ेगा, जब तक आप इस इको सिस्टम को बना ही नहीं सकते हैं, हम यही झगड़ा करते रहेंगे कि पेट्रोल के दाम कम करें, कि डीजल के दाम कम करें। आज तमिलनाडु के अंदर शायद पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज़्यादा है, वहाँ की जनता तो कुछ नहीं कहती। वहाँ तो आपके पास पैसा, मैं फिर कहता हूँ सर, एज ए बिजनेसमैन पैसा बचाने की नहीं सोचना चाहिए, पैसा कमाने की सोचना चाहिए। परचेसिंग पावर बढ़नी चाहिए आदमी। सर पैसा कमाएंगे तो बचाने की टेंशन ही नहीं है ना आपको। हमारे दिक्कत क्या है कि सरकारें पैसा बचाने में लगी रहती है, और कैसे पैसा बचाया जाए, और जनता को भी यही सिखाती है कि पैसा बचाओ। साहब जनता को पैसा बचाना मत सिखाओ, जनता को पैसा कमाना सिखाओ, और जनता को पैसे कमाने के तरीके सिखाओ कि आप इस तरीके से पैसे कमाओ। आपको जनता कभी बोलेगी नहीं डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, आप 10 रुपये और बढ़ा दो तो भी टेंशन फ्री हो आप। आपकी बात को सरल शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि इनकम टैक्स लगने की चिंता नहीं है, आप कितना भी इनकम टैक्स ले, लेकिन उससे ज्यादा इनकम कराओ, आप उससे ज्यादा इनकम कराओ, और सरकार के पास में भी पैसा आना चाहिए। लेकिन आप जब आए मनीष जी, उससे पहले प्रकाश जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि अगर केंद्र सरकार रिपीट होती है तो देश में आर्थिक नीतियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और वो बदलाव किस तरफ लेकर के जाएगा प्रकाश जी, अगर इस तरह का बदलाव जो आप अंदेशा या संभावना जता रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बहुत आशावान हूँ कि मोदी सरकार रिपीट होगी। उस वजह से वो हमें दिख गया जो कुछ होना था। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो विजन मोदी जी का है, जो वर्ल्ड भारत को वो जहाँ जिस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे यहाँ सबसे जरूरी है कि मैं इस बात का लेता हूँ कि जो फाइनेंशियल। ठीक है शशि, आप नजर बनाए रखिए, प्रतिक्रियाएं लेंगे, लेकिन इस बीच देखिए कि